हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू प्रवेश परीक्षा एमए हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। यह आदिकाल से संबंधित प्रश्न होंगे और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट साबित हो सकती है। मैं यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर्स को भी लेकर जल्दी ही आऊँगा, तो इसलिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे परेशान ना हो, क्योंकि थोड़ा सा वायरल फीवर होने की वजह से मैं समय पर लेक्चर्स नहीं तैयार कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि जैसे ही हम उभरेंगे तो लगातार आपके साथ बने रहेंगे। पहले क्वेश्चन पर बात करें तो प्रश्न नंबर 1 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है, का नाम दिया है? ऑप्शंस ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था और कहा जाता है कि कुल 12 ग्रंथों को इन्होंने आधार बनाया, जिसमें अपभ्रंश के कुल 4 ग्रंथ हैं और देश भाषा के कुल 8 ग्रंथ हैं। अभी एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ था कि उन 8 ग्रंथों का नाम क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध मतलब कई बार पूछ देता कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बीजवपन काल, मिश्रबंधु, सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल। इसमें अशुद्ध है पहला ऑप्शन ए। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जबकि मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया है। और बाकी आप युग्मों को भी अपने ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि कभी वन लाइनर सवाल भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्रबंधु, बी राहुल साकृत्यायन, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? इसके पहले हमने प्रश्न पढ़ा कि वीरगाथा काल किसने कहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। वीरकाल किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आप देख रहे हैं घुमा फिरा कर वही प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरीके से आदिकाल में कुछ सवाल बनते हैं, तो उन्हीं पर हम विचार कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? फिर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, नाम इनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी शिव प्रसाद सिंह, डी राहुल साकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत काल कई बार लिख देता है, यहाँ पर युग लिखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? फिर वही प्रश्न एक बार फिर से आया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राहुल साकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सामंत युग किसने कहा है? फिर दोबारा से रिपीट किया गया है। देख रहे हैं कि प्रश्न वही है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है, ऑप्शंस कुछ बदल गए हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिहाज से ध्यान रखने वाली चीज़ है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कौन कहा है? तो ये कई बार सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको आप अपने दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए, राहुल साकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ रहा है। ऑप्शन दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? वीरकाल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने बीजवपन काल कहा था। तो प्रैक्टिस के लिहाज से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर प्रश्न आ गया उसी से कि आदिकाल के बीजवपन काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, लेकिन सही आंसर जो होगा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? फिर से महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? ठीक है,
तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? जो सर्वसम्मत से स्वीकृत नाम है आदिकाल, उस किसने नामकरण किया उसका? तो ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा था, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। तो इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? अब ये प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है। वीरगाथा काल है, गद्यकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जितना हमने प्रैक्टिस किया उसमें वीरगाथा काल का नाम आ रहा है, चारण काल का नाम आ रहा है, सिद्ध सामंत काल का नाम आ रहा है आदिकाल के संदर्भ में। अब इसमें जो सही आंसर होगा वो गद्यकाल। वर्तमान आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गद्यकाल। क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं में 3 बंधु हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसको याद रखिए। और ऑप्शंस बनाने के लिए एक और बिहारी, कृष्ण बिहारी का नाम जोड़ देता है उसमें। अब ध्यान दीजिए कि आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? ये नया तरीके का प्रश्न आ गया आपके सामने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो इसको ध्यान में रखिए। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर मोहन अवस्थी, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही जवाब है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा था। तो ध्यान में रखिए, कई बार सवाल आता है संधि काल भी राम कुमार वर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची का मिलान करना है। सूची 1, सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण दिया गया यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नामकरण किया था? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था आदिकाल। राहुल साकृत्यायन ने किया था सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं ने किया था प्रारंभिक काल। तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। खासतौर से जेएनयू एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये सावधानी रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये केवल जेएनयू प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में कई आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं। गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति। तो इतने खंडों में बांटकर उन्होंने अध्ययन किया। कौन किया है? तो इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है उन्होंने। तो ऑप्शंस दिया है संवत 1000, संवत 1050, संवत 1075, संवत 1100। तो इसका जो सही जवाब है संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी उन्होंने वीरगाथा काल का समय निर्धारित किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? इसके पहले बात की जा रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, लेकिन यहाँ पर राम कुमार वर्मा से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने कब से इसकी शुरुआत मानी है। ऑप्शन दिया है 693 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो राम कुमार वर्मा ने जो समय माना है वो 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी प्राकृत, डी पाली। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी होगा पाली। ठीक है, और अगर प्राकृत भाषा का संबंध आ जाएगा तो जैन धर्म से संबंधित जो भाषा है वो प्राकृत से आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो पाली में उन्होंने दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमान रासो, बी ढोला मारूरा दुहा, सी भरतेश्वर बालेरास, डी जयमंक जसचंद्रिका। तो इसका जो सही जवाब है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बहुबाली रास, जिसके रचयिता थे शालिभद्र सूरी। ठीक है, बल्कि इस ग्रंथ को मुनि जिन विजय ने हिंदी ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, मुनि जिन विजय ने, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, फिर से वही प्रश्न इसमें आया हुआ कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ऑप्शन चेंज हो गए हैं लेकिन जो उत्तर है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमितिगण रास, डी जयमंक जसचंद्रिका। तो सही जो जवाब है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? ए शालिभद्र सूरी, बी आसगु, सी नरपतिनाल, डी दलपति विजय। तो इसका जो सही जवाब है वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरितरास भी लिखा है और भरतेश्वर बाहुबली रास भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है, ऑप्शंस दिया है ए जयमंक जसचंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, ढोला मारूरा दुहा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा लोक भाषा काव्य है, ये कुल दोहों में रचित है। इसके रचयिता जो हैं कुशल राय हैं, इन्होंने चौपाई के माध्यम से इसका विस्तार किया हुआ है। ठीक है, और जो ऑप्शंस में अन्य रचनाओं का नाम दिया है जिसमें राउरवेल ये रोडाकृत रचना है, इसे शिलांकित रचना कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदरकृत रचना है, इसे हिंदी गद्य का प्रथम रचना इसमें माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जयमंक जसचंद्रिका भी आदिकाल की प्रमुख रचना है। हो सकता है कि जयमंक जसचंद्रिका आगे ऑप्शंस में आए भी। क्वेश्चन नंबर 28, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन दिया ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि, डी सरहप्पा। तो अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किया था पतंजलि ने। ठीक है, इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो जब भी सवाल आए कि अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास में के बीच माना जाता है इसको, और सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है वो पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा, अपभ्रंश और अवहट का नाम सुने होंगे। तो अवहट जो है अपभ्रंश का विकृत रूप है। ठीक है, तो ऑप्शंस में दिया है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृतिक, परिनिष्ठित प्राकृत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ठीक है, ग्रामीण अपभ्रंश, या फिर इसको ऑप्शंस में ये भी लिख सकता है कि अपभ्रंश का विकृत रूप। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ए शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा, डी शिक्षा। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कि अवहट में शिक्षा शब्द जब लिखना होगा तो शिक्षा इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, राहुल साकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। राहुल साकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले सिद्ध कौन हैं? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है सरहप्पा, कड़प्पा, डोम्बिप्पा, कमरिप्पा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा सरहप्पा। राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है और इनकी रचना का जो नाम है वो दोहा कोश है। क्वेश्चन नंबर 32, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ए कबीर, बी सूरदास, सी सरहपाद, डी विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सरहपाद होगा। सरहपाद का एक दूसरा नाम सरहपा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी
हिंदी के प्रथम कवि हैं? इसका जिक्र हमने पहले किया था। यहाँ ऑप्शन दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो कौन है पहले? इनके अनुसार गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि शालिभद्र सूरी को जैन रास परंपरा की शुरुआत मानने वाले हैं मुनिजिन विजय, कि यहीं से रास परंपरा की शुरुआत होती है शालिभद्र सूरी से, ऐसा मानना है मुनिजिन विजय का। लेकिन हिंदी के प्रथम कवि के रूप में गणपति चंद्र गुप्त ने इनको पहला कवि माना है, जबकि राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। और सर्वसामान्य रूप से स्वीकृत जो प्रथम कवि हैं वो सरहप्पा ही हैं। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि ऑप्शन दिया सरहप्पा, कड़प्पा, गुंडरप्पा, शेरप्पा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सरहप्पा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? देख रहे हैं प्रश्न बस घुमा फिरा कर पूछ रहा है, तो ये प्रश्न की प्रकृति को भी समझना आप लोगों को जरूरी है। भले रिवीजन हो, लेकिन अगर प्रश्न के स्वभाव को आप समझ जाएंगे तो कभी भी परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। ए नारोपा, बी सरहप्पा, सी गोरक्षप्पा, डी लुइप्पा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सरहप्पा। प्रथम पूछे चाहे पुराना पूछे, मतलब अर्थ वही है, लेकिन कई बार घुमा देता है प्रश्न, तो लगता है कि इसका आंसर कहीं कुछ अलग तो नहीं है। तो यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है इस प्रैक्टिस सेट में। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको ये लाभदायक साबित हो रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पंडित राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी होगा, राहुल साकृत्यायन ने इनको प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 37, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? फिर से वही प्रश्न आ गया, जिसका कि सही जवाब होगा सरहप्पा। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? फिर से वही सवाल, सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये प्रश्न अब चेंज हो गया है, तो इसका जो ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। पिछले टेस्ट सीरीज में या फिर प्रैक्टिस सेट में हमने इसकी चर्चा की थी, आप भी इसको ध्यान में रखिए। अभी तो ये पूछा जा रहा है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। हो सकता है कई बार सवाल पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है, तो वो स्वयंभू हैं। सहज यान के प्रवर्तक कौन है? सहज यान के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया है ए सरहप्पा, बी शबरपा, सी लुइप्पा, डी कड़प्पा। तो इसका जो सही जवाब इसमें है ए सरहप्पा। प्राकृताभास हिंदी से आशय है? ए हिंदी, बी प्राकृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। तो प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी राहुल साकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच आदिकाल के समय को माना है। मतलब ये याद करने के दृष्टिकोण से इन्होंने माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी कहा है। इसी को और सरल करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच माना है। क्वेश्चन नंबर 45, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, ऑप्शन दिया ए जॉर्ज ग्रेगसन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? फिर से वही प्रश्न आया हुआ है, बस ऑप्शन चेंज हो गए हैं, तो गुलेरी ने किया था। फिर से वही प्रश्न आया है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया ए सरहप्पा, बी स्वयंभू, सी राजामुंज, डी पुष्पदंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 48,
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरि को, डी स्वयंभू को। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, जिसका कि मैंने जिक्र भी किया था कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वही जवाब होगा स्वयंभू। आप देख रहे हैं प्रश्न कैसे कैसे घुमाकर आ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस के माध्यम से ही पता चल सकता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि महाकवि कौन थे? तो ऑप्शंस में दिया है हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, दत्त। तो इसका जो सही जवाब है वो स्वयंभू। इन्होंने पौंचर्यू नाम से एक रचना की थी जिसमें कि राम के जीवन चरित्र का वर्णन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 51, स्वयंभू की कृति का नाम है, ठीक है। तो ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़दोहा, डी पौंचर्यू। तो इसका जो सही आंसर है पौंचर्यू, जिसका कि अभी मैंने जिक्र किया। तो आज कुल हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा की और उनके स्वभाव को देखने की कोशिश की कि किस तरीके से आदिकाल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उसके नामकरण को लेकर, कवियों को लेकर और रचनाओं को लेकर, ठीक है। और विभिन्न आलोचकों के जो मत हैं उनको लेकर आदिकाल से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, उन्हीं पर हमने विचार किया। और अगले सीरीज में भी हम इसी तरीके से प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।